हेलो बच्चों, 7th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पाठगत प्रश्न उत्तर देखे थे। अब अभ्यास करेंगे तो देखते हैं। पहला है जोड़ा बनाओ। तो देखते हैं जोड़ा बनाओ में गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान का होगा। गुजरात और राजस्थान और राष्ट्रकूट बंगाल और पाल राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन। राष्ट्रकूट है पश्चिमी दक्कन। गुर्जर प्रतिहार का गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट का पश्चिमी दक्कन, पाल का है बंगाल, चोल का तमिलनाडु। तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। फिर चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थीं? तो चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो कन्नौज और बनारस। दो प्रमुख नगर थे कन्नौज और बनारस। इसमें और भी हैं इंद्रप्रस्थ और प्रयाग। इसमें से दो लिख लेना। फिर राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तो नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए ये कार्य किए थे। लोग नए राजवंशों को अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे और अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर तथा बड़े आदमी इत्यादि घोषित करते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। फिर तमिल क्षेत्र में किसी तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। किस तरह की? तो प्राकृतिक झीलों की सिंचाई की व्यवस्था की गई। अनेक नहरों का निर्मित किया गया। कई तालाबें और हौजों का निर्मित किया गया। अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं? ये इंपॉर्टेंट है। चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित जुड़ी हुई हैं गतिविधियाँ। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। मंदिर के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार और नर्तक थे। इसमें इत्यादि प्रमुख थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का ही केंद्र नहीं थे। मंदिर को सिर्फ पूजा आराधना का केंद्र ही नहीं माना जाता था, बल्कि आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी माने जाते थे। फिर 9वां क्वेश्चन है, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ राजाओं के राज्य थी या नहीं। मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो आप अपना भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये रहे राजशाही और वर्तमान प्रांत के नाम। राजशाही गुर्जर प्रतिहार गुजरात और वर्तमान प्रांत का नाम है गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पाल बंगाल और बिहार, उत्कल उड़ीसा, पूर्वी चालुक्य आंध्र प्रदेश,
राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। ये वर्तमान प्रांत का नाम है और ये राजशाही का नाम है। इसमें झेरत, इसमें केरल। फिर 10वां क्वेश्चन है, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। तो वर्तमान समय के पंचायती चुनाव और उत्मेरूर के चुनाव, तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का चुनाव द्वारा होता है चुनाव, और मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को मत देते हैं। इसमें लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुने जाते हैं और चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग पर निर्भर होता है। 11वां क्वेश्चन है, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं। असमानताएं, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर बेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित हैं। बेसर शैली में द्रविड़ और नगर शैली का सम्मिश्रण होता है। और समानताएं ये हैं कि इन दोनों मंदिरों में समानता ये है कि इन दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में है और वस्तु के रूप में है या श्रम की सेवाओं के रूप में। तो ये वर्तमान समय के प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर के रूप में वसूले जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में आय कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, मृत्यु कर आदि। अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि प्रमुख है। वर्तमान समय में सभी कर नकद अथवा चेक के द्वारा जमा किए जाते थे और तथा किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम सेवाओं के रूप में नहीं लिया जाता है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम दूसरे वीडियो में करेंगे।